ऑल राइट, चलिए समय के कांटे को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हम जा रहे हैं 1950 से 1980 के बीच के दौर में, जब अमेरिका सबसे तेजी से बदल रहा था। वर्ल्ड वॉर टू अभी खत्म हुआ था। यूरोप और जापान पूरी तरह तबाह हो गए थे। उनके शहर बॉम्ब से बर्बाद हो चुके थे और उनकी इंडस्ट्रीज टूट गई थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, वहां फैक्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स और लैब्स सब ठीक थे और पूरे जोर में चल रहे थे। 1940s के अंत तक अमेरिका के पास दुनिया के आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट था और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स भी उनके पास थे। उसके बाद आया एक नया सिस्टम, ब्रिटन वुड्स सिस्टम, जो 1944 में तय हुआ और 1946 में लागू। इस सिस्टम के तहत सभी देशों की करेंसीज यूएस डॉलर से जुड़ गई और डॉलर्स को खुद गोल्ड से लिंक कर दिया गया। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यूएस पूरी कैपिटलिस्ट दुनिया का फाइनेंशियल एंकर बन गया था। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक सीनियर ऑफिशियल ने ब्रेटन वुड्स को ब्रिटेन के लिए वॉर के बाद सबसे बड़ा झटका कहा, क्योंकि इसने फाइनेंशियल पावर यूके से यूएस के हाथ में दे दी। जब अमेरिका अपनी इकोनॉमिक पावर मजबूत कर रहा था, तब एक नए किस्म का वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। उस समय प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन थे। उन्होंने 1947 में ट्रूमन डॉक्ट्रिन दी, जिसमें उन्होंने ग्रीस और टर्की जैसे देशों को मदद करने का वादा किया ताकि कम्युनिज्म के फैलने को रोका जा सके। उसके बाद आया मार्शल प्लान 1948 में, जिसमें अमेरिका ने $13 बिलियन वेस्टर्न यूरोप को रीबिल्ड करने में लगाए। ये सिर्फ दया नहीं थी, उन देशों ने बाद में अमेरिकन गुड्स खरीदकर अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत किया। 1949 में नेटो बना, जिससे अमेरिका ने अपनी मिलिट्री टाइज वेस्टर्न यूरोप से मजबूत की। और जब 1950 में कोरियन वॉर हुआ, तब अमेरिका ने दिखाया कि वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए सच में तैयार है। इस दौर में 1947 में सीआईए बनी और 1950s तक ये अमेरिका का एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी टूल बन गई। सीआईए सिर्फ इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं करती थी, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करती थी, तख्ता पलट को सपोर्ट करती थी और दुनिया भर में यूएस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का काम करती थी। कुछ बड़े सीआईए बैक्ड इवेंट्स थे, जैसे 1953 का ईरान का तख्ता पलट, 1954 में ग्वाटेमाला में, 1961 का बे ऑफ पिग्स इन्वेजन क्यूबा में और 1973 का चिली में। 1980s में सीआईए ने अफगान मुजाहिदीन और निकारागुअन कॉन्ट्रास को भी सपोर्ट किया। लेकिन सीआईए हमेशा कंट्रोवर्शियल रही। उस पे पॉलिटिकल असैसिनेशंस, टॉर्चर, डोमेस्टिक स्पाइंग, प्रोपेगेंडा और ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप भी लगे। इसकी पूरी हिस्ट्री हम एक अलग सीआईए वीडियो में समझेंगे। 1950s में अमेरिका अंदर से बदल रहा था। सबर्बन लाइफ बूम कर रही थी। प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने 1956 में इंटरस्टेट हाईवे एक्ट साइन किया, जिससे 41,000 माइल्स के नए रोड्स बनाने के लिए फंडिंग मिली। इससे कार कंपनीज जैसे जनरल मोटर्स, फोर्ड और चिजलर को बड़ा फायदा हुआ, ऑयल इंडस्ट्रीज को भी, और रोड साइड बिजनेसेस जैसे मोटेल्स और फास्ट फूड चेन जैसे मैकडॉनल्ड्स। टेलीविजन हर घर का हिस्सा बन गया। 1950s के एंड तक लगभग हर घर में टीवी था। टीवी ने एडवर्टाइजिंग को बढ़ावा दिया और एक नेशनल कंज्यूमर कल्चर बनाई, जहां लोगों की पसंद और सोच एक जैसे होने लगी। बड़े कॉरपोरेशंस दुनिया पर राज करने लगे। एटीएनटी ने टेलीकम्युनिकेशन को संभाला, आईबीएम ने कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जनरल इलेक्ट्रिक ने होम्स और फैक्ट्रीज को पावर दी, डू पॉइंट ने केमिकल्स बनाए और बोइंग ने जेट एज की शुरुआत की 707 प्लेन के साथ 1958 में। एक और साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ कंटेनराइजेशन का, जो मैल्कम मैक्लीन ने 1956 में शुरू किया। उन्होंने शिपिंग कंटेनर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो गई। ये कंटेनर्स शिप, ट्रेन्स और ट्रक से इजीली मूव किया जा सकता था, बिना खोले। आज दुनिया का लगभग पूरा ग्लोबल ट्रेड इस सिस्टम पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही थी। राइट ब्रदर्स ने 1908 में उड़ान साबित की और वर्ल्ड वॉर वन के बाद एयरप्लेन्स और एडवांस होते गए और 1950s तक आसमान पूरा एयरक्राफ्ट से भर गया था। न्यूक्लियर पावर बढ़ रही थी और ट्रांजिस्टर, जो 1947 में इन्वेंट हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे और तेज होते गए। फिर आया स्पेस रेस। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया।
दुनिया का पहला सैटेलाइट। अमेरिका हैरान रह गया और प्रेसिडेंट आइजनहावर ने तुरंत नासा बनाई 1958 में। उसके बाद 1961 में एक यंग और कैरिस्मेटिक लीडर आए, जॉन एफ कैनेडी, जो सबसे यंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने और नए युग के लीडरशिप का चेहरा भी। Let every nation know, whether it wishes us well or ill, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। 1961 में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, जिसमें CIA ने फिडेल कैस्ट्रो को गिराने की कोशिश की थी, पूरी तरह फेल हो गई। अगले साल 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई, जहां दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब पहुंच गई। क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स पाए गए, लेकिन कैनेडी ने अपनी डिप्लोमेसी से उन्हें वापस करवा दिया और ये एक बहुत बड़ी जीत थी। कैनेडी सिविल राइट्स के सपोर्टर भी थे, पर यह कानून उनके देहांत के बाद ही पास हुआ। उनकी लीडरशिप ऑप्टिमिज्म, कोल्ड वॉर के दौर में हिम्मत और सिविल राइट्स रिफॉर्म की शुरुआत का सिंबल थी। 1963 में उनके असैसिनेशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कैनेडी एक ऐसे आइकन बन गए जो होप और प्रोग्रेस का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में ये प्रॉमिस किया था कि डेकेड के अंत तक एक अमेरिकन मून पर लैंड करेगा, और ये प्रॉमिस पूरा हुआ। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने मून पर लैंडिंग की। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक था। 1960s के दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत रही। IBM का सिस्टम 360 ने कंप्यूटिंग को स्टैंडर्डाइज किया। Xerox 914 ने फोटोकॉपिंग आम बना दी और बोइंग 747 ने एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल कर दिया। नई कंपनीज भी उभर रही थी। वॉलमार्ट 1962 में, नाइकी 1964 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से, और इंटेल 1968 में, जिन्होंने माइक्रोचिप रिवॉल्यूशन ला दी। कैनेडी के बाद लिंडन बी जॉनसन 1963 में प्रेसिडेंट बने। उन्होंने वियतनाम वॉर को बढ़ाया, जिससे अमेरिका में लोगों के बीच विभाजन और पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ। फिर 1969 में रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कुछ हिस्टोरिक काम किए, जैसे 1972 में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खोले, USSR के साथ सॉल्ट वन ट्रीटी साइन की, जिससे न्यूक्लियर आर्म्स पर लिमिट लगाई गई, और 1971 में निक्सन शॉक आया, जिसमें डॉलर का गोल्ड से लिंक टूट गया। 1973 तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गया और करेंसीज फ्रीली फ्लोट होने लगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास हर डॉलर के लिए गोल्ड बैकअप देने की कैपेसिटी नहीं थी। बड़े डेफिसिट्स और एक्सेसिव स्पेंडिंग ने फिक्स सिस्टम को तोड़ दिया। फ्लोटिंग रेट्स से फ्लेक्सिबिलिटी मिली, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी ज्यादा अनस्टेबल हो गई। फिर आया वाटरगेट स्कैंडल, यूएस पॉलिटिक्स का एक अंधेरा चैप्टर। निक्सन की टीम को पकड़ा गया जब उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर्स वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में स्पाइंग और बर्गलरी की। जब निक्सन ने इसे छुपाने की कोशिश की तो उन पे इम्पीचमेंट के आरोप लगाए गए और 1974 में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। इस दौर में दुनिया ने ऑयल क्राइसिस देखा। 1973 के योम किपुर वॉर के बाद जब अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, अरब ऑयल प्रोड्यूसर्स ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। ऑयल के दाम 4 गुना बढ़ गए, फ्यूल लिमिटेड हुआ और इकोनॉमीज रिसेशन में चली गई। ये वॉर भी इंटेंस था। यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया, जबकि सोवियत यूनियन ने अरब देशों को। दोनों सुपर पावर्स ने अपने एलाइज को वेपन्स दिए, जिससे ग्लोबल टेंशन और बढ़ गई। फिर आया सेकेंड ऑयल शॉक 1979 में, ईरानियन रेवोल्यूशन के कारण। स्ट्राइक्स की वजह से ईरान का ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया और दुनिया भर में पैनिक फैल गया, जिससे ऑयल के दाम फिर बढ़ गए। 1970s के अंत तक अमेरिका स्टैगफ्लेशन से जूझ रहा था, मतलब हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो प्रोडक्टिविटी। साथ ही जापान और वेस्ट जर्मनी से कार, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स में टफ कंपटीशन मिल रहा था। यूएस के नॉर्थ ईस्ट और मिड वेस्ट के इंडस्ट्रीज धीरे धीरे गिरने लगे, फैक्ट्रीज बंद होने लगी या ऑटोमेट हो गई, और इस दौर को रस्ट बेल्ट एरा कहा गया। ऑयल शॉक्स, इन्फ्लेशंस, ब्रेटन वुड्स का एंड, वाटरगेट स्कैंडल और ग्लोबल कंपटीशन ने मिलकर दुनिया की इकोनॉमी को बदल दिया और एक नया अनिश्चित दौर के लिए स्टेज तैयार हुआ, 1980s के लिए।